हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th जो हमारा ये साइंस का चैप्टर नंबर 5 है, जैव प्रक्रम। उसके ये जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए इससे पिछली वीडियो में मैंने 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी हल करके बताया है। तो अगर आप लोग वो भी पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भोजन के लार में, मतलब जो भोजन का पाचन होता है उसमें लार की क्या भूमिका होती है। तो लार क्या करता है, मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर भोजन को कैसा बना देती है, चिकना एवं लसलसा। कैसा बना लेती है, चिकना बना देती है और लसलसा बना देती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से नीचे की ओर जा सके। तो भोजन में लार मिल जाएगा तो लार जो है ये हमारी भोजन नली है, तो उसमें हमारा जो भोजन है वो आसानी से नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है। लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज क्या है, कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, एमाइलेज, जो क्या करता है, मंड के जटिल अणुओं को शर्करा के जटिल अणुओं में खंडित कर देता है। जो आपका मंड होता है एक बहुत ही जटिल अणु होता है, बहुत ही बड़ा अणु होता है, उसे किस में बदल देता है, शर्करा जैसे सरल अणुओं में बदल देता है। तो भोजन का पाचन भी आपका कहाँ से शुरू हो जाता है, तो भोजन का पाचन आपका शुरू हो जाता है मुंह से, क्योंकि मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज। ठीक है। तो ये याद रखना, हमें सरल अणुओं, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना है। तो जो एमाइलेज नामक एंजाइम है वो यह काम हमारा कर देता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो जाइलम और फ्लोएम, जैसे नाम से ही पता चलता है, जाइलम, जाइलम मतलब जा, तो आपको जा मिलेगा यानी कि जल। तो जल और खनिज जो है वो पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, और फ्लोएम के द्वारा पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक ले जाया जाता है। ठीक है। पत्तियों में भोजन का निर्माण हो जाता है, तो भोजन वैसे तो हो बनता तो पत्तियों में है, जैसे भोजन आप लोगों के घरों में बनता है, इसी तरीके से पौधों में भोजन कहाँ बनता है, उसकी पत्तियों में बनता है, और उस भोजन को फिर पौधे के सभी भागों तक ले जाता है। तो कौन ले जाता है, फ्लोएम ले जाता है। ठीक है। तो ये आप दोनों चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी है। उसके बाद अपना तीसरा क्वेश्चन है, स्वापोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो स्वापोषी पोषण कौन करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वापोषी पोषण करते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे आप लोग कहोगे कि हम भी तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे जब अन्न उगाएंगे तब उसके बाद हमारा भोजन बन पाएगा। लेकिन पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं, तो पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, मतलब CO2 ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं और क्लोरोफिल। ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, CO2, H2O, उसके बाद है सूर्य का प्रकाश, और चौथी चीज़ हो जाती है क्लोरोफिल। तो ये कहाँ कहाँ से लेते हैं, CO2 वायुमंडल से, H2O जमीन के अंदर से जड़ों द्वारा खींच ली जाती है, सूर्य का प्रकाश उन्हें सूर्य से मिल ही जाता है, और क्लोरोफिल जो है पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है। इसी के कारण पौधों की पत्तियां किस रंग की दिखाई देती हैं, हरे रंग की पत्तियां। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि रक्त का रंग जो है वो लाल किसके वजह से होता है। मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है पहले, तो उसमें आप मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन, वसा के पायसीकरण का क्या महत्व है। जो वसा होता है उसका पायसीकरण हो जाता है, उसका क्या महत्व है। तो वसा जो है वो भोजन में उपस्थित वसा बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है। वसा कैसा होता है, पहले भी हमने थोड़े देर पहले पढ़ा था, जो वसा होता है वो बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में होता है, जिन पर पाचक एंजाइम को क्रिया करने में कठिनाई होती है, मतलब परेशानी जाती है। बड़ी बड़ी कणिकाएं होती हैं उसकी, तो उसमें वसा का पाचन आसानी से नहीं हो पाता है।
पायसीकरण में जो पित्तरस होता है, पित्तरस द्वारा वसा की जो बड़ी बड़ी कणिकाएं होती हैं वो यांत्रिक रूप से छोटी छोटी कणिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। या पायसीकरण होता है वसा का हमारे पेट में, तो उसमें क्या होता है, जो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं वो छोटी छोटी बन जाती हैं। ठीक है, इससे एंजाइम की क्रिया आसान हो जाती है, मतलब भोजन का पाचन आसान हो जाता है। सीधे शब्दों में हम ये लिख सकते हैं, पायसीकरण मतलब क्या होता है, जो वसा के जटिल अणु होते हैं उन्हें सरल अणुओं में या छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे शरीर में यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो श्वसन वर्णक है। क्या है, एक श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुकता रखता है, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। ठीक है, तथा शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। इस लाइन का सीधा सा ये मतलब निकलता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर में पूरी जगह पर ऑक्सीजन पहुंचती है, या फिर जो हमने सांस ली तो वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंची, फेफड़ों में हीमोग्लोबिन आएगा क्योंकि वो रक्त में मिला होता है, तो हीमोग्लोबिन आएगा और ऑक्सीजन को पकड़ेगा और शरीर के सभी भागों में ले जाएगा। इससे क्या होता है, इससे क्या हो जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उस कंडीशन में ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी भागों तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन आवश्यकता तो सभी को होती है। इससे जो शरीर की कोशिकाएं होंगी उनमें ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और कमी होने की वजह से उनमें कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया नामक एक रोग होता है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों तक नहीं पहुंच सकती है, जिससे एनीमिया नामक रोग हो सकता है। उसके बाद हमारा 6वां क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो स्वयं पोषी पोषण में क्या होता है कि जिसमें जो पौधे होते हैं वो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। जबकि विषम पोषी पोषण में क्या होता है, इस पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना 7वां क्वेश्चन है कि जल में जो जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं। तो क्यों मर जाती हैं, तो मछलियाँ जो है गिल्स की सहायता से, मछलियों में क्या होते हैं, गिल्स, जिन्हें आप पहले गलफड़े बोलते थे, तो गिल्स की सहायता से श्वसन करती हैं, इसलिए वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करने में सक्षम होती हैं। वो लोग क्या करती हैं, जो जल में ऑक्सीजन घुली होती है केवल उसी को ले सकती हैं। मछलियाँ वायुमंडलीय ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर सकती, जैसे अपन पानी की ऑक्सीजन नहीं ले सकते, ऐसे ही मछलियाँ वायुमंडल की ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकती हैं, अतः जल से बाहर निकालने पर श्वसन के अभाव में भी मर जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो बाहर सांस नहीं ले सकती इसलिए मर जाती हैं। उसके बाद अपना 8वां क्वेश्चन है, मनुष्यों में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। जो मनुष्यों में रक्त संचरण होता है वो आपका दोहरा रक्त संचरण क्यों होता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो मनुष्य के पूरे शरीर में रक्त का जो संचरण होता है, तो रक्त के संचरण के एक चक्र में रक्त हृदय में 2 बार आता है। कितनी बार आता है, 2 बार आता है। कैसे कैसे आता है वो भी हम देख लेते हैं। एक बार दाहिने भाग से अनॉक्सीकृत रक्त, मतलब अनॉक्सीकृत यानी CO2 युक्त रक्त जो है वो, और दूसरी बार बाएं भाग से ऑक्सीकृत रक्त आता है, इसलिए मनुष्य में क्या होता है, दोहरा रक्त संचरण होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो 3 नंबर वाले भी हम देख लेते हैं हमारी ये कितने क्वेश्चन है। तो ये आपके 8 क्वेश्चन है। फिर 4 नंबर वाले भी देख लेते हैं। तो 4 नंबर वाले आपके कितने हो जाएंगे, ये 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, 8 हैं। ठीक है,
इस तरीके से अपने ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम इसी वीडियो में अपने ये 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी पढ़ लेते हैं। बाकी के 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है वो है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? जो आमाशय होता है उसमें हमारे अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl पाया जाता है। तो ये इसकी क्या भूमिका है? तो हमारे आमाशय में जो अम्ल है भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। कुछ जीवाणु आ जाते हैं तो अम्ल मतलब जो एसिड होता है तो वो क्या है, भोजन के साथ कुछ जीवाणु आ जाते हैं उन्हें नष्ट कर देता है, तथा जो भोजन का माध्यम है उसे कैसा बना देता है? अम्लीय बना देता है, जो कि पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पेप्सिन होता है, हमारा भोजन तो कैसा होता है? भोजन जो है वो हमारा क्षारीय होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये पेप्सिन है, पेप्सिन नामक एंजाइम है, वो क्या कहता है कि नहीं बाबा ना, हम तो अम्लीय को ही पाचन करेंगे, क्षार को पाचन नहीं करेंगे। तो अब क्या होता है, अब एक हमने हमारे शरीर में अम्ल पाया जाता है, तो हमने देखा कि हमारे शरीर में अम्ल है, तो बेचारा अम्ल आया और वो भोजन में मिल जाता है। तो भोजन में मिलेगा तो भोजन कैसा बन जाएगा? हमारा अम्लीय बन जाएगा। तो फिर वो HCl जो अम्ल है वो इस पेप्सिन से कहेगा, लो अब तो भोजन अम्लीय हो गया और अब इसका पाचन कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये उसका पाचन कर देता है। और आगे क्या होता है कि पाचक एंजाइम जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। पाचक एंजाइम जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, वो बड़े बड़े जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देते हैं? ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करके भोजन का इस तरीके से पाचन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक गमले में लगे हुए स्वस्थ पौधे की पत्तियों पर वैसलीन का लेप कर दिया जाए, क्या यह पौधे लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे? तो क्या होता है कि ये अगर ऐसा काम आप लोग करेंगे तो आपके जो पौधे हैं वो लंबे समय तक स्वस्थ नहीं बनेंगे। तो इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि यह श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकेंगे। जो पौधे होंगे वो श्वसन करना है तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तथा ऑक्सीजन के अभाव में इसके विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का अभाव हो जाएगा। पौधों को भी ऑक्सीजन चाहिए थी तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। दूसरा रीज़न होता है कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त नहीं होगी। तो जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेने को तो ऑक्सीजन ही चाहिए है, ठीक है, और भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो भी नहीं मिल पाएगी, और वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि पौधे के जो हैं वो सारे काम रुक जाएंगे। बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, जल बाहर नहीं निकलेगा, तो अतिरिक्त जल जो है वो पौधों में जमा होता जाएगा, इससे पौधे और जल्दी खराब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? समीकरण सहित लिखिए। प्रकाश संश्लेषण है, संश्लेषण मतलब निर्माण करना, संश्लेषण का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। और प्रकाश मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, संश्लेषण मतलब किसी की भी उपस्थिति में निर्माण किया जाए। तो प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्या है? हमारी एक उपापचयी क्रिया है। कैसी क्रिया है? उपापचयी क्रिया। उपापचयी मतलब समझते हैं, ऑक्सीजन का क्या होता है इसमें? निकल जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन निकलती है, जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम, पर्णहरिम मतलब क्या होता है आपका? वही क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यहाँ क्लोरोफिल लिखा नहीं गया है, इस तीर के निशान के ऊपर आप लोग क्लोरोफिल लिख लीजिएगा। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो क्या बना लेते हैं ये लोग? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये जो ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है आपका? C6H12O6, ये ग्लूकोज है।
ग्लूकोज मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन और जल की कुछ मात्रा निकालते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, उत्सर्जन का महत्व लिखना है। उत्सर्जन से हमारा क्या काम है, तो उत्सर्जन जो है वो सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया निरंतर होती रहती है। ठीक है, जिससे विभिन्न उपयोगी पदार्थों का निर्माण होता है। क्या होता है, विभिन्न उपयोगी पदार्थों का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ बन जाते हैं जो कोशिकाओं एवं ऊतकों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा, कोशिकाओं और ऊतकों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। अवशोषित मतलब ये उनको निकाल लेता है। ठीक है, जबकि जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, वर्ज्य या अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, जो वर्ज्य पदार्थ शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं, उन्हें अनुपयोगी या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर ही रहेंगे और हमारे शरीर को भी खराब कर देंगे। नहीं तो ये क्या करते हैं, हम पर दुष्प्रभाव डालते हैं। अतः उत्सर्जन में इन्हीं अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। और कैसे निकालते हैं, तो इनके लिए कुछ विशेष उत्सर्जी पदार्थ जो है, उनके लिए उत्सर्जी अंग भी होते हैं हमारे शरीर में, तो उनके द्वारा हम इन्हें बाहर निकाल देते हैं, तो उन्हें उत्सर्जन अंग कहेंगे। ठीक है, जिन भागों द्वारा हम उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। उसके बाद आगे क्या है, शरीर के द्रवों का मान तथा पराशरी दाब को बनाए रखने के लिए, कि हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा दाब ना हो जाए या उसका मान ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से भी हम बाहर निकालते हैं। और शरीर के आंतरिक वातावरण को समस्थानिक बनाए रखने के लिए, अगर हम खाते ही जाएंगे और शरीर से कोई भी सामान बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि इकट्ठा बहुत ज़्यादा भंडारण हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं है कि आप लोग खा लोगे, उसका पाचन होगा तो फिर भूख नहीं लगेगी, भूख तो लगेगी, लेकिन अगर बाहर नहीं निकालोगे तो वो अंदर ही अंदर बढ़ता जाएगा और फिर वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है, पौधों के लिए बाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है। बाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है, अगर पौधे पानी नहीं निकालेंगे तो वो पानी उनके अंदर रहेगा और पौधे सड़ने लगेंगे। चलिए अब हमें ये जो लिखा हुआ है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं, कि इनके द्वारा पौधों में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा को वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। इससे जल का क्या होता रहता है, नियमन होता रहता है, मतलब जल आता और जाता दोनों रहता है। इसके बाद दूसरा है, पौधों में एक खिंचाव पैदा होता है। इससे जड़ें मृदा से लवण एवं जल को अवशोषित करती हैं, पौधों के ऊपरी भाग में पत्तियों तक प्रेषित कर देती है। मतलब अगर ऊपर जल नहीं बचेगा तो फिर से खिंचाव होगा कि फिर से वो लोग जल खींचेंगे और फिर वो बाहर जितना जल है उसे बाहर निकाल देंगे। अगर पौधों में अंदर ही अंदर जल रहेगा तो वो जल को खींचेंगी नहीं, और जल को नहीं खींचेंगी तो उन्हें पोषक तत्व भी मिलने वाले नहीं है। तो इस तरीके से उनमें क्या हो जाता है, जल और जो खनिज लवण है वो दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला छठवां क्वेश्चन है, सभी पौधे दिन के प्रकाश में ऑक्सीजन तथा रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो क्या होता है, तो हाँ, हम इस कथन से, मतलब दिन के जो प्रकाश होता है, दिन के प्रकाश में ये लोग क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन जो है वो तो दे देते हैं, लेकिन रात्रि में भी ऑक्सीजन ही देते हैं। लेकिन इस तरीके को हम समझ लेते हैं कि ये हो कैसे सकता है। ठीक है, थोड़ी सी कम मात्रा में देते हैं। दिन के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन बनाने की दर है वो श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की दर से बहुत अधिक होती है। जैसे अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और पौधों ने ऑक्सीजन बनाई तो ऑक्सीजन ज़्यादा बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगी, इसलिए जो है वो हमें ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन गैस दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप दिन में पौधे ऑक्सीजन देते हैं तथा रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, केवल श्वसन होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं वो लोग। ठीक है,
सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी छोड़ते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहा है, लेकिन वो दोनों ही गैसें छोड़ते हैं। स्तनधारियों के 4 प्रकोष्ठ हृदय होने के क्या फायदे हैं? जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके हृदय में 4 भाग होते हैं, ठीक है। ऐसे 4 खंड, जैसे अपन ने देखा था ना, हृदय है तो ऊपर वाले आलिंद और नीचे वाले निलय कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों आवश्यक है? तो मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। दोनों बाएं प्रकोष्ठ पूर्णतः दाएं प्रकोष्ठ से पृथक्कृत होते हैं। यह ऑक्सीजनित तथा अनऑक्सीजनित रक्त को आपस में मिश्रित होने से रोकते हैं। कहीं हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त है वो दोनों मिल ना जाए। इससे ऑक्सीजनित रक्त संपूर्ण शरीर को उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ जाती है। हमें पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त चाहिए है, तो ऐसे में हमें ऑक्सीजनित रक्त आसानी से मिल जाता है। उसके बाद हमारा 8वां और आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद देख लेते हैं कि धमनियों की जो तुलना में सिराओं की जो पतली दीवारें होती हैं वो ऐसा क्यों होता है? धमनी की जो दीवार होती है वो कैसी होती है? थोड़ी सी मोटी होती है और सिरा की दीवार जो है वो पतली होती है। धमनियों में जो है रक्त का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को अधिक दाब के साथ होता है। धमनियों में आप लोग ने देखा होगा शुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध रक्त का जो प्रवाह है हमारे शरीर में ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वो एकदम से बहुत ही तेज़ दाब के साथ होता है। आप लोग ने देखा होगा जब खेतों में जो पानी प्रवाहित होता है तो जहाँ मोटर से एकदम बहुत ज़्यादा पानी प्रवाहित होता है वहाँ मोटे पाइप लगाए जाते हैं, थोड़ी दूरी पर आगे, या जहाँ कम प्रवाहित करना है वहाँ पतले पतले पाइप भी लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो हमारी पाइप लाइन है वो फटे नहीं, ठीक है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर होता है। अगर दाब अधिक होगा तो हमारी पाइप लाइन जो है वो फट जाएगी। ये धमनी और सिरा पाइप ही तो है, तो वैसे ही उसको हम क्या कर देते हैं? मोटा बनाया जाता है। जबकि सिराओं में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में एकत्रित होता है, जिसमें कोई अधिक दाब नहीं होता, दाब ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए सिराओं की दीवारें की अपेक्षा जो धमनी की दीवारें होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं, ठीक है। चलो, आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।